पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सेकंड में हम लोग द एसेंशियल न्यूज़ देखते हैं, जो कि एडिटोरियल के अलावा है हमारे आज की न्यूज़पेपर में, जो कि आपके एक होलिस्टिक अप्रोच के लिए आपके एज एन एस्पिरेंट, जैसे कि आप एस्पिरेंट हो, सिर्फ आप एडिटोरियल पढ़ करके आपको देश विदेश की सारी घटनाओं के बारे में जो कि रिलेटेड है, जो कि आपको जानना चाहिए, मतलब मर्डर और छिनताई के बारे में नहीं, जो कि आपको जानना चाहिए, वो सब आपको पता नहीं चलता है। तो वो जो है 2-3 जो जो भी आते हैं हमारे डेली, वो हम डेली डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 2 में। थर्ड में हम लोग फैक्ट्स अबाउट प्रीलिम्स पढ़ेंगे, जो कि अभी एडिटोरियल और लिंकेज बनाने के लिए जो प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो सब प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और वो सब यहाँ पे हम लोग साथ के साथ देखते चलेंगे। बाद में प्रीलिम्स सीरीज़ में हम लोग उसको फिर से रिवाइज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ब्रांचिंग के लिए आपकी समझ के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। नंबर 4 में हम लोग मैप देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट अगर मैप आएगा आज के न्यूज़ में उससे रिलेटेड, आज ईरान के बारे में है न्यूज़, क्या है वो न्यूज़ और मैप उसके अंदर हम लोग देखेंगे, उसके रेलेवेंस को देखेंगे। ईरान और इंडिया के बीच में जो रिलेशनशिप है, ईरान इंडिया रिलेशनशिप, वो भी 2 मिनट में हम लोग रिवाइज़ कर लेंगे। फिर 5वें नंबर में वोकैब्स, जो भी आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ हुआ है हमारे, जो भी आज यूज़ हुआ है आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में, उसको हम लोग देखेंगे। 6th में हम रिवीजन करेंगे, और 7th में हम लोग मेंस क्वेश्चन देखेंगे, जो भी आज द हिंदू में से इम्पोर्टेंट एक न्यूज़ जो मेंस क्वेश्चन हमारा निकल के आता है, वो आप टेलीग्राम पे अटेम्प्ट करना। एडिटोरियल्स में 5 में से एक चौथा वाला जो है गैंगस्टर ऑफ कानपुर ऑन हिस्ट्री सीरीज, आपने सुना ही होगा कि अभी जो कानपुर के अंदर में 8 पुलिस कर्मियों की शहादत हो गई है, और वहाँ का कोई एक पुराना गैंगस्टर था जो कि उनको अरेस्ट करने गए थे, और फिर वो उसने जो है कि वहाँ पे गोलीबारी करके उनको बहुत क्षति पहुँचाया है, तो उसके ऊपर ये है हमारा आर्टिकल। तो इसको मैं इंडिविजुअली मतलब डिस्कस नहीं करूँगा, यहीं पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर उतना ज़्यादा पॉइंट्स है नहीं, 3-4 पॉइंट है। तो अभी उसके ऊपर अगर मान लीजिए होलिस्टिक अगर एक कवरेज आएगा 4-5, मतलब थोड़ा बढ़िया अगर लंबा, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो 3-4 पॉइंट है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, आपको नोट करना, आप नोट कर सकते हो। उसमें पहला ये है कि जो हमारे ऐसा जो वहाँ पे जो लोग शहादत हुए हैं, जो पुलिसकर्मी, तो उनका ये कहना था कि हमारे पास उतनी एडवांस वेपन्स नहीं थे। हम जो पिस्टल से अगर फायर करना चाहते थे, हम उनको देख भी पा रहे थे अगर, तो पिस्टल से फायर करना चाहते थे, तो हमारी जो जो गोली है वहाँ तक पहुँचती नहीं थी। और जो जो जितने हवलदार ये लोग सब थे, वो लोग दुनाली लेकर रखते हैं, और सामने वाला जो जो क्रिमिनल था उसके पास AK-47 और इस तरह के एडवांस वेपन्स थे। तो दुनाली जो आपकी बंदूक होती है लंबी वाली, तो उसकी आपको पता ही है वो शॉटगन बंदूक होता है, तो वो क्या होता है, सामने से चलाने पे ज़्यादा असरदार होता है, दूर से चलाने से उतना मतलब असरदार नहीं होता है वो। तो इस वजह से एक हमारे पास एक वेपन का भी हमारे पास डाउनग्रेड था। दूसरा कि हमारे पुलिसकर्मी में उतना ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग उनको लगातार देते दिया जाए, और उनको टैक्टिकल जो जो एक फिनोमेनन है उसके अंदर उनको डेली मतलब लगातार बहाली के बाद भी उनको कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग देते जाए। ऐसा होता है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग होता है, और फिर आपका वो प्रमोशन से पहले उनका एक फिटनेस टेस्ट भी होता है, लेकिन वो उतना ज़्यादा कंटिन्यूअस नहीं है, जिस वजह से क्या है कि बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं वो टाइम के साथ जो है कि वो थोड़ा-सा उतने फिट नहीं रह पाते हैं, जिस वजह से ऐसे अगर कभी क्षतिगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें हमें मूँगी खानी पड़ती है। ये कोई पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है, और अक्सर ऐसा होता है। पाया गया था कि वहाँ पे जो पुलिसकर्मी वो भाग रहे थे, अपने आप को छुपा रहे थे, जबकि पुलिस जो थे वो गैंगस्टर लोग से ज़्यादा नंबर में थे। फिर भी वो लोग, और जबकि उनके पास कुछ नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत बंदूक तो था ही अपने डिफेंस के लिए। तो अगर वो सही से प्लानिंग और उनको अगर ट्रेनिंग मिलता बढ़िया, तो वो वहाँ पे अच्छे तरीके से उन सबको मुक्की दे सकते थे, और हम लोग जीत सकते थे, लेकिन नहीं हो पाया अंधेरा के कारण, और जो भी कारण है वो सब वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो इसके ऊपर और होलिस्टिक व्यूज अगर जब आएगा कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर में हमें चेंजेस करने चाहिए, और क्या-क्या हमारे पास जो है कि न्यू एडवांस वेपन्स होने चाहिए, तो हम लोग उसको होलिस्टिकली डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन, सबसे पहला टॉपिक है हमारा फॉरेन रिलेशन, इंडियाज़ फॉरेन रिलेशन कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसमें चाइना, इंडिया और इंडिया, पाकिस्तान, ये सब से रिलेटेड नेहरूवियन टाइम से लेके अभी तक का पूरा होलिस्टिक व्यू दिया हुआ है। ठीक-ठाक आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे। सेकंड, रोलिंग बैक ऑफ इंड्यूस्ड लाइवलीहुड शॉक्स, मतलब ये माइग्रेंट्स के ऊपर है कि किस प्रकार से उन लोग बहुत ज़्यादा मतलब सहे हैं अभी, और वन वन नेशन वन राशन कार्ड, और उसके अंदर NSSO का क्या रोल है, CSO का क्या रोल है, सैम्पलिंग सर्वे जो होता है आपका, उन सब संस्थाओं का क्या रोल है, और किस प्रकार से जो इम्प्लीमेंटेशन करके आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, उसके ऊपर ये एक पूरा आर्टिकल है। ठीक-ठाक आर्टिकल है, हम लोग देखेंगे। फिर थर्ड में, जैसे कुछ दिन पहले अभी आपका नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे था, तो मैं चाहूँगा कि हमने डिस्कस भी करा था वो प्रीलिम सीरीज़ में। मैं चाहूँगा उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि वो क्या था? वो किस
कितने तारीख को था, तो उस वहाँ उन जिस जिस व्यक्ति के ऊपर वो चीज़ मनाया जाता है वो स्टैटिस्टिक डे, तो वो महान जो हैं, तो उनके ऊपर ये आर्टिकल है कि उनका क्या-क्या प्रोमिनेंस था और वो किस-किस क्षेत्र में इम्पोर्टेंट थे और वो कैसे-कैसे वो रिप्लेसेबल है। आज भी जो है उनकी क्षति अभी तक पूरी नहीं कर पाया है इंडिया। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो एक प्रोफ़ेसर हैं, उन्होंने ये चीज़ आर्टिकल लिखा है। तो हम लोग उसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में अबाउट डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ के ऊपर आज 2 आर्टिकल है, एक एडिटोरियल में है और एक वैसे आर्टिकल है इन न्यूज़ में। तो दोनों को मर्ज करके हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फेलियर हो गया है वो लोग कंटेन करने में कोविड-19 को, और दूसरा कि अभी नया कह रहे हैं डब्ल्यूएचओ के जो आपके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, वो कह रहे हैं कि फिर से एयरबोर्न तरीके से जो है कि हो सकता है और सेकंड वेव आने वाला है कोविड-19 जो कि अभी से भी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स फैक्ट्स में हम लोग एनएसएसओ विथ सीएसओ टू फॉर्म एनएसओ, मतलब जो पहले जो संस्था थी एनएसएसओ, उसको मर्ज कर दिया गया सीएसओ के साथ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, और उसको जो है कि नया हम लोग बना के एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो उसको ये चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, दोनों का क्या काम है, और मर्ज करने के बाद क्या पूरा एक होलिस्टिक उनका एम और ऑब्जेक्टिव है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितने भी स्टैटिस्टिक्स के जो रेलेवेंस, जितने डाटा माइनिंग और स्टैटिस्टिक्स जो होती है हमारे इंडिया में, और ये कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा विदेश के जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है या फिर आपके यूनिसेफ है, ये सब कुछ, तो वो लोग इसी के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं ज़्यादातर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज आया है पेपर में तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, वैसे तो मौका मिलता नहीं है। महान लॉबिस्ट जो हैं उनके बारे में थोड़ा देख लेंगे, बॉर्न एंड बॉटफोर्ड जो भी उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में। ईरान इंडिया का रिलेशनशिप और ईरान कहाँ पे है वो मैप देख लेंगे। तेंदुलकर कमेटी का रिकमेंडेशन क्या है, पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, तो उसके बारे में एक आर्टिकल में ज़िक्र है, वो भी हम लोग देखेंगे। अदर एसेंशियल टॉपिक्स में हम लोग ईरान कॉन्फ्लिक्ट, सिग्निफिकेंट डैमेज एट न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, जो ईरान अभी आपको पता होगा कि वो न्यूक्लियर जो है कि वो अपना एक न्यूक्लियर वेपन जो है कि तैयार कर रहा है यूएसए के सैंक्शन के बाद। तो इंडिया जो है वो कंटिन्यूअसली उसको, उसके जो एटॉमिक रिसर्च और ये सब चीज़ है उसके ऊपर इंडिया ऑब्जेक्शन करते आया है नेशनल इंटरनेशनल फ्रंट पे, और बाकी भी जो देश हैं वो भी उस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो लोग मतलब अपोज़ करते आए हैं कि अब नया-नया, आपको जैसे पता होगा कोई भी देश अगर नया एक एटॉमिक रिसर्च करता है तो बाकी देश जो है मिल कर के उसको अपोज़ करते हैं। तो वैसे ही ईरान के खिलाफ भी करता आया है, तो लेकिन फिर भी अब ईरान बना रहा है और उसके अंदर जो है कुछ-कुछ धमाके और आगजनी होते रहती है, तो उसके ऊपर एक खबर है, थोड़ा-सा एक देख लेंगे, 1 पेज का ही है बस, छोटा-सा ही है, तो आपको एक थोड़ा आइडिया हो जाए क्या चल रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स वाले जो एनएसएसओ वाला है, कि सबसे पहले नेशनल सर्वे ऑफिस जो है आपका एनएसएसओ, वो बन गया आपका नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है। तो ये जब बना, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, आपके इंडियन इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट है, और दूसरा कि प्रीलिम्स के लिए भी आपके कभी-कभी जो है कि आ जाता है, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जिसका है उसके लिए तो बिल्कुल गोल्ड है। तो ये आपको जो इकोनॉमिक ऑप्शनल होगा जिनका, उनको पता होगा इसके बारे में, और जो नहीं है वो जान जाएँ कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है एनएसएसओ, वो फॉर्मली पहले नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये इसका काम क्या था? कंडक्ट कराना था इसका, कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो करवाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो हॉस्पिटल के रेट्स और जेंडर इक्वालिटी वाला, और फिर आपका एजुकेशन वाला से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड जितने भी जेंडर वाला, ये सब सारा कुछ जो है कि जो सर्वे होते थे वो लोग वो सब ये करवाते थे। इसका स्थापना हुआ था 1950 में, और ये कंडक्ट करता था लार्ज स्केल सर्वे थ्रू आउट द कंट्री। जितने भी एम्प्लॉयज़ जो थे आपके वो आपके इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के थ्रू थे, जो कि यूपीएससी अपॉइंट करता था, अभी भी इनको यूपीएससी अपॉइंट करता है, जिसके अंदर सबऑर्डिनेट्स होते हैं कोई-कोई स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के भी, वो भी वहाँ पे होते हैं। स्टाफ सिलेक्शन जो मतलब जैसे जो क्लर्कियल लेवल में है उसका एसएससी के थ्रू उनका वहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है, और ये गवर्नमेंट के मतलब डायरेक्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर आता है। और अगर आप देखिए कि अभी जो है कि डिपार्टमेंट इसका कुछ दिन पहले चेंज हुआ है। कैसे? जो एनएसएसओ जो था, फिर उसके बाद जो आगे चल के सीएसओ हुआ बैक, तो उसमें सीएसओ क्या, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका कहाँ पे है मुख्य, ये लोकेटेड है आपका दिल्ली में, और इसके अंतर्गत कौन-कौन आते हैं? इसके अंतर्गत नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री एएसआई, जितने भी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सर्वेज होती हैं, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग और सारा कुछ, कहाँ पे कौन सा लगा है, नहीं लगा है, क्या-क्या है, वो सब सारा कुछ आपका एएसआई के अंदर। इकोनॉमिक सेंसस एंड इट्स फॉलो अप सर्विसेज, और इकोनॉमिक सेंसस जो होता है आपका सालाना, जो आपका इकोनॉमिक सर्वे के साथ आगे पीछे जो है कि वो रिलीज़ होता है, तो वो भी जो है सर्वे वो एएसआई ही करता है। तो फिर उसके बाद
इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंपाइलेशन एज वेल एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़, जितने भी आपके एम्प्लॉय, जैसे अभी पिछले साल 2019 में इसका जो है रिपोर्ट नहीं निकाला गया था इलेक्शन के टाइम पे, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट ये सब सारा ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का ये सब सारा कुछ जो है कि वो निकलता था, वो नहीं निकला। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो भी निकलता है, तो उसका स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट जो है वो यही पब्लिश करते हैं। जेंडर स्टैटिस्टिक्स मतलब मोर्टेलिटी और फिर आपका ये सब सारा कुछ क्या है कि वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब सब कुछ जो है वो लोग यहीं से जो स्टैटिस्टिक्स और जो सारे इंडेक्स जो है वो डिराइव करते हैं। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के कोऑर्डिनेशन के लिए ये संस्था जो है वो ज़रूरी है, और हर 5-5 साल के ये लोग मतलब प्लान के थ्रू ये लोग काम करते हैं, और जो इन्फॉर्मेशन है इनका स्टैटिस्टिक्स का, वो एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, एनवायरनमेंट, स्टैटिस्टिक्स और जितने भी जो ये नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी आपके जो डाटाज़ हैं वो लोग ये सब डिराइव करते हैं। एनएसएसओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आपका सोशियो इकोनॉमिकल सर्वे के लिए, जबकि सीएसओ जो है, सीएसओ रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन के लिए स्टैटिस्टिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री, इन द कंट्री, मतलब आपके स्टेट्स के थ्रू जितने भी आपके जो डाटा या फिर जो भी आता है उसको मिनिस्ट्री तक पहुंचाना, उसको फिर उसके बाद किस प्रकार से उसको क्या क्या कहाँ कहाँ पे जो है कि लूप होल्स को हम लोग कैसे करके भर सकते हैं उसके बारे में एडवाइजरी देना, फिर आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, उनके थ्रू किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना, ये सब सारा कुछ काम आपका सीएसओ का है, जो कि दिल्ली बेस्ड संस्था है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज एएसआई जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, वो कंडक्ट करवा करके किया जाता है आपका इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स आईएस विंग ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मतलब सीएसओ। जो सैंपल नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उनका एस्टैब्लिश जैसे हमने अभी पढ़ा था उधर पहले 1950 में हुआ था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कि इसका जो है कि मेकिंग जो है ये जो ऑफिस का वो कहाँ से और कैसे है, कि मतलब जो नया बन कर के आया है उसका उस समय जब वो बन कर के आया था आपका पिछले साल 2019 में बन कर आया था, तो उस समय पूरा प्रॉपर जो है उसका क्लैरिटी न्यूज़पेपर्स में आया नहीं था। तो अब जो है कि उसका ये हमने उठाया है, ये जो सोर्स है आपका वो जो डाटा है वो हमने उठाया है उसके डायरेक्ट मिनिस्ट्री के साइट से, तो उसमें प्रॉपर इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन बताया है कि इसमें क्या-क्या काम होता है और किस प्रकार से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम जो है कि वो 2 विंग में बँटा हुआ है मेनली। पहला विंग जो है वो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट तैयार करता है और दूसरा जो है वो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करता है कि कहाँ-कहाँ पे लूप होल है या फिर क्या हम लोग कर सकते हैं और किस प्रकार से इसको जो है ये जो जो स्टैटिस्टिक्स है वो उसको कंडक्ट करवाना है या फिर जो भी है आपका वो सब सारा कुछ। तो 2 विंग में क्या-क्या आता है? पहला स्टैटिस्टिक्स विंग में आता है आपके 3 संस्था। पहला एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, वो उसके अंदर जो है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सीएसओ और कंप्यूटर सेंटर और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस एनएसएसओ, ये तीनों इसके अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा विंग है आपका वो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, और उसके 3 डिवीजन है जिसमें कि एक एमपी लैड भी आता है आपका, जो एमपी लैड के अंतर्गत जितने भी स्कीम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एक है, और 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये तीनों इसके अंदर आते हैं। ठीक है, बिसाइड अब ये दोनों विंग जैसे पहला वाला स्टैटिस्टिक्स विंग और दूसरा वाला आपका जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, इन दोनों के अलावा 2 और संस्थाएं हैं जो कि इनको हेल्प करते हैं। जैसे कि पहला एक जो कोलकाता बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, जो वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया है आपके पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू, और दूसरा जो कि एक रिजोल्यूशन गवर्नमेंट के एक रिजोल्यूशन के अंतर्गत वो आया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो ये भी जो दोनों हैं वो लोग इनके थ्रू काम करते हैं। ठीक है, और ये वर्क कैसे करते हैं, तो जैसा हमने बताया कि इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सारे जो भी आपके स्टैटिस्टिक्स, पहले सर्वे करवाते हैं फिर उसको एनालिसिस किया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट में, और फिर उसके बाद किस प्रकार से मिनिस्ट्रीज़ को कहाँ पे किस प्रकार से काम करना चाहिए उसके बारे में एडवाइजरी कमेटी है आपकी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी है, और नेशनल अकाउंट्स एडवाइजरी कमेटी और नेशनल अकाउंट्स है, और स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स है, फिर टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है। तो ये सब सारा कुछ जो है वो लोग उनको एडवाइस करते हैं और फिर डाटा को जो है कि एनालाइज करके आगे स्क्रूटिनी और सुपरविजन किया जाता है।
नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, रोलिंग बैक टू इंड्यूस लाइवलीहुड स्टॉक्स, स्पेसिफिक पॉलिसी मेजर्स कैन रिवर्स द लॉकडाउन क्रिएटेड ट्रॉमा एंड स्टॉप फ्रॉम स्नोबॉलिंग इनटू क्रोनिक पॉवर्टी। मतलब स्नोबॉलिंग मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे करके कोई, जैसे कभी आप देखे होंगे पहाड़ कहीं पे स्नो होता है, तो वहाँ से एक छोटा सा एक गोला निकलता है, फिर वो आगे चलते जाते वो बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता है। तो वही जो अभी इसके बारे में आर्टिकल में है कि अभी कुछ कुछ हम लोग पॉलिसी अगर लेकर के आ जाएंगे, तो अभी जो लॉकडाउन की वजह से पहले वहाँ से माइग्रेंट्स जो है, वहाँ पहले धंधा बंद हो गया, फिर माइग्रेंट्स वहाँ से घर आए, फिर अभी घर से वापस यहाँ पे भी उनको काम नहीं मिलेगा, फिर वापस वो अपने घर जाएंगे, और कोविड-19 अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो जिसके वजह से जो है कि ये कंटिन्यू ये सब सारा कुछ चलता ही रहेगा, और जो होना चाहिए हमारा पूरा साफ ये सब लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन या फिर जो भी चीज़ है, तो वो कुछ कुछ ऐसे हमारे लूपहोल्स हैं, उनके वजह से ये चीज़ जो है वो कंटिन्यू होता ही रहेगा, और सरकार को इसको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिर। देखिए, इस वाले आर्टिकल में कुछ-कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपको समझने के लिए थोड़ा-सा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है, कि पॉवर्टी एस्टिमेशन कैसे निकाला जाता है, उसमें क्या-क्या फैक्टर्स यूज़ होते हैं, हाउसहोल्ड और एस्टिमेशन क्या होता है, एमआरपी क्या होता है। तो ये सब हम अभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार साइड में। ये आपको पीडीएफ के साथ एक्स्ट्रा में आपको अपेंडिक्स के तौर पे, साथ में ही आपको टेलीग्राम से ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो, दोनों मैं डाल दूँगा इकट्ठे। तो इसमें क्या लिखा है, पॉवर्टी एस्टिमेशन पहले कैसे होता था इंडिया में और क्यों होता है। एक्चुअली पॉवर्टी एस्टिमेशन फिलहाल नीति आयोग कंडक्ट करवाता है, और ये चीज़ जो है आपका, मतलब प्री इंडिपेंडेंस टाइम से सबसे पहले जो है पॉवर्टी एस्टिमेशन जो है, सर्वे जो है वो करवाया था आपके टाटा ने। तो वो उनमें उन्होंने क्या क्या एस्टिमेट रखा था कि क्या क्या चीज़ों को दायरे में रख के किसको किसको, कि इसको नहीं मिल रहा है तो ये चीज़ है कि ये लोग गरीब हैं, और किसको इसको मिल रहा है पर्याप्त, तो फिर ये जो है कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो वो सब हम लोग जो है पीडीएफ में वो देखेंगे। सबसे पहले कि पॉवर्टी एस्टिमेशन होता क्या है और क्यों होता है। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है कि वर्ल्ड बैंक क्या इसको डिफाइन करता है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि किसी को भी अगर मिनिमम जो उसको जो ज़रूरत है, जैसे कि रहने के लिए मकान, शेल्टर, और फिर खाने के लिए पर्याप्त कैलोरी में खाना, और जो है कि जो छोटी-मोटी जो जो चीज़ें हैं, जैसे कि एजुकेशन प्रॉपर और पीने का पानी, तो ये सब जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट है जीने के लिए, अगर वो सब मिलता है तो वो पॉवर्टी से थोड़ा-सा ऊपर है, मतलब थ्रेशोल्ड से। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिसको नोट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इंडिया में जो है कि इनकम लेवल पे ये चीज़ नोट नहीं किया जाता। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें इनकम लेवल अगर आपका इतना है, तो वो आप जो है कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। लेकिन हमारे देश में इनकम लेवल नहीं दिखाया था, हमारे देश में दिखाया था कि क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब कि आप कितना खर्चा कर रहे हो अपना अपने सामानों के लिए। और क्योंकि देखिए अब ये क्यों है, इनकम के ऊपर क्यों नहीं है, इसके पीछे 3-4 कारण है। पहला कारण है कि हमारे देश में जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मान लीजिए कोई रिक्शा खींचता है, या फिर कोई अगर ठेला चलाता है, या फिर कोई पकौड़ी बेचता है, तो उसके और भी दूसरे इनकम्स के माध्यम है। जैसे कि अगर अगर कोई सब्जी उगाता है, तो वो सब्जी भी उगाता है, सब्जी जाके बेचता है, और हो सकता है उसकी वाइफ जो है वो उस सब्जी में से निकाल कर और उससे प्रोसेसिंग अचार बनाकर भी बेचती होगी, या फिर वो पकौड़े तल के भी बेचती होगी। तो ये उसका एडिशनल इनकम है। तो जिस वजह से जो अगर सिर्फ इनकम अगर निकालते, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का जो है कि वो निकल ही नहीं पाता। तो जिस वजह से हमें ये जो मापदंड है वो लगाना ज़रूरी पड़ गया, और जनरल कंजम्पशन के ऊपर जो है हम लोग ये चीज़ निकालते हैं। अब इसके ऊपर 3-4 चीज़ें जो डेफिनेशंस है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कि पॉवर्टी लाइन क्या होता है? पॉवर्टी लाइन सबसे पहले क्या, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, पॉवर्टी इज प्रोनाउंस्ड deprivation of well-being and comprises many dimensions including low income, inability to acquire basic goods and services necessary for survival with dignity। जैसा हमने बताया अभी कि आपको जो मिनिमम नेसेसिटी है आपकी ज़िंदगी को मतलब खुद से जीने के लिए, डिग्निटी के साथ जीने के लिए, खुददारी के साथ जीने के लिए, तो वो सब अगर आपको नहीं मिलता है, लो इनकम है आपका इतना ज़्यादा, तो जिस वजह से तो वो पॉवर्टी कहा कहते हैं। पॉवर्टी लाइन क्या है? वो एक मिनिमम लाइन, मिनिमम इनकम जितना होना चाहिए, कि मान लीजिए अगर 1000 रुपया है, 1000 रुपया अगर 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 इस देश में अगर किसी के पास है, तो फिर वो जो है कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर कहा जाएगा, वो देखा जाता है। और फिर पॉवर्टी लाइन बास्केट, मतलब उसमें गुड्स एंड सर्विसेज वो कितना यूज़ कर रहा है, वो चीज़ दिखाया जाता है। पॉवर्टी रेशियो, मतलब
कितने लोग वहाँ पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं और कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। हेड काउंटिंग जो होता है सर गिन करके, तो वो हो गया आपका पॉवर्टी रेशियो। फिर पॉवर्टी रेशियो एस्टिमेशन निकालने की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है कि अगर कोई सोशल देश है, आजकल तो सारे ही मतलब कैपिटलिस्ट जो देश होते हैं जिसके अंदर ज़्यादातर है कि वो बिजनेसमैन और इनकी जो है मेजर्स ज़्यादा कंसिडरेशन में रहता है सरकार के, तो वो सब देश भी जो है सोशलिस्ट इशू के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जहाँ पे भी सोशल इशू चलता है आपका, तो वहाँ पे ये किस तरीके से हम इस चीज़ को बढ़ा सकें, कितने लोग को ज़रूरत है हमारा सोशल इशू का, किस प्रकार कहाँ रहते हैं वो और किस प्रकार से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब के लिए पॉवर्टी एस्टिमेशन और ये स्टैटिस्टिक्स का जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जो हमने अभी थोड़ा देर पहले जो पढ़ा एसओएस और एनओएस, ये सब सारा कुछ सीएसओ वही लोग, ये लोग सब चीज़ पॉवर्टी एस्टिमेशन और पॉवर्टी लाइन मेजरमेंट ये सब कुछ का वो लोग काम करते हैं। तो इसके ऊपर अभी और भी बहुत सारे मापदंड हैं, जैसे कि हमारे देश में मतलब जो निकाला गया है शुरू से, अगर आप देखिए डाटा कलेक्शन मेथड जो क्या क्या था, तो सबसे पहले आपका मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड एमआरपी ये निकाला गया। तो मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड एमआरपी मतलब क्या कि कोई सा भी 5-6 चीज़ जो है हमारे घर में पूछते थे कि अगर हम कपड़े पहनते हैं तो उसके उसकी कितनी एमआरपी है, कितने एमआर मान लीजिए अगर कोई बंदा जाके यूं ही ऐसे मार्केट से खरीद कर ले आता है रोड के सामने कोई टी शर्ट या फिर ऐसा कुछ, तो वो 500-300 में लेके लेकिन कोई है कि शोरूम से जा करके लेवाइस और ब्रांडेड कपड़े लेकर के आता है, तो वो घर के कपड़ों के जो है एमआरपी देखता है और उस हिसाब से उसको नापा जाता है। तो फ्रॉम 1999 टू 2000 ऑनवर्ड्स जो है एनएसएसओ जो है स्विच किया था एमआरपी मेथड के ऊपर, और वो उस पे नापता था कि पिछले 30 दिन का कंजम्पशन क्या है उस हिसाब से। प्री इंडिपेंडेंस के ऊपर अब आते हैं, जो जो हमारे देश में क्या क्या तरीके से नापा गया। प्री इंडिपेंडेंस टाइम में सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने नापा था पॉवर्टी और अन ब्रिटिश रूल के टाइम पे, और बुक जो लिखा था उन्हें पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि हमने पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट किया था जिसमें कि 16 रुपये से 35 रुपया पर सालाना अगर कोई कमाता है तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। मतलब 16-35 रुपया आपका अर्बन रूरल का टाइप का होगा। तो और फिर उसके बाद जो है फिर नेशनल प्लानिंग कमीशन आई आपकी, और 1938 में, तो उन्होंने रखा 15 से 20 रुपए पर कैपिटा पर मंथ। तो आप देखिए कि उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी ने मापदंड रखा था कि मिनिमम जो डाइट है उसमें आपका फ्लोर मतलब आटा, दाल, मटन, वेजिटेबल ऑयल, घी, नमक ये सब सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन जब 1938 में जब किया गया, तो उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस थे आपके प्लानिंग चेयरमैन थे आपके, और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चेयरमैन थे आपके इसके प्लानिंग कमीशन के। तो उनका जो मापदंड था वो थोड़ा सा ऊपर था, और उन्होंने ये चीज़ सजेस्ट किया था कि सिर्फ खाने का ही मापदंड नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा और हम लोग ऊपर लिविंग स्टैंडर्ड भी देखेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ वो लोग मतलब उतना ज़्यादा वास्ट तरीके से नहीं देखे थे। उनके ज़्यादातर वो जो दादा भाई नौरोजी उनके ही लाइन में ये चीज़ किया गया था, और जो पैसे हैं वो थोड़ा सा बढ़ा करके और हमें एस्टिमेशन लगाया गया था। फिर बॉम्बे प्लान आया था 1944 में, उस समय 75 रुपीज़ पर ईयर जो है कि मापदंड बढ़ा करके रखा गया था। फिर आया तो इसके बाद फिर हमने मतलब थोड़ा-सा हमारा कुछ दिन तक नहीं हुआ, फिर उसके बाद वीएम दांडेकर रथ 1961 में जो है कि आपका हमारा फिर से पॉवर्टी एस्टिमेशन लगाया गया। उसके अंदर एनएसएस जो है नेशनल सैंपल सर्वे, उन्होंने ये चीज़ डाटा दिया था, और उसके अंतर्गत जो है कि कैलोरीज़ देखा गया कि एक दिन में एक रूरल बंदा जो है वो कितना खाना खाता है और अर्बन बंदा बंदा जो है कितना खाना, तो खाने में तो क्या है रूरल और अर्बन दोनों दोनों करीब-करीब सेम ही खाएँगे, तो 2250 कैलोरी जो है वो रखा गया कि अगर कोई इतना खाना खा पाता है एक दिन में, तो मतलब कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। फिर अलग कमेटी आया। अलग कौन थे? तो अलग एक प्लानिंग कमीशन के हमारे चेयरमैन थे, उन्होंने ही कंस्टिट्यूट किया था, वाई के अलग, उन्होंने ही कंस्टिट्यूट किया था एक कमेटी, जो कि न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट और रिलेटेड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब एक तो खाने का रखा कैलोरीज इतने कैलोरी, और फिर उसके बाद वो और कितना चीज़ यूज़ कर लेते हैं अपने सामान में, तो वो तो उसके हिसाब से जो है पॉवर्टी इंडेक्स नापा जाएगा। फिर उसके बाद लखदवा वाला कमेटी 1993 में आती
होती है। और इन्होंने मतलब ज़्यादातर इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनका। लेकिन इसके बाद तेंदुलकर कमेटी जो है 2009 का, और इसके बाद एक रंगराजन कमेटी आती है। ये दोनों ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है, इनमें ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इसमें ही आपका एग्जाम से अभी भी जो है कि कोटिंग आता है। क्योंकि तेंदुलकर कमेटी जो है वो अभी भी हम लोग का माना जाता है। और रंगराजन कमेटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि इन्होंने जो है ना कि पूरा सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के ऊपर ही इनका जो नीचे अगर आप देखोगे कि क्रिटिसिज्म क्या है रंगराजन कमेटी का, तो ये इन्होंने काफ़ी अच्छा रिपोर्ट रखा था, लेकिन ये और डायमेंशंस नहीं देख पाए, मल्टी डायमेंशंस नहीं देख पाए। ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी पे ही देख पाए, मतलब कितना खर्चा कर रहा है वही चीज़ देख पाए। मतलब ये एमआरपी नहीं, ये एमएमआरपी देखे थे, मिक्स्ड मिक्स्ड मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। और इसके अंतर्गत क्या आता है कि 365 दिन में उसने क्या क्या क्लोथिंग, फुटवेयर, एजुकेशन, मल्टी इंस्टीट्यूशंस, मेडिकेयर, हेल्थ केयर और ये सब क्या-क्या उसने अवेल किया। और 7 दिन के अंतर्गत उसने क्या-क्या खरीदा है, कि जैसे ऑयल, फिश, मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्पाइसेस, बेवरेजेस, क्या-क्या लिया है वो। उस हिसाब से फिर देखते थे, और लास्ट में लोग देखते थे 30 दिन में उनका कंजम्पशन क्या-क्या है, कितना वो लोग फ्यूल यूज़ करते हैं, कितना लाइट यूज़ करते हैं, बिजली बिल कितना आता है, मिसलेनियस वो लोग और एक्स्ट्रा में वो क्या-क्या चीज़ यूज़ करते हैं, और उनके पास क्या-क्या, कितना वो टैक्स पे करते हैं, कितना उनका इनकम एज़ अ रेंट आता है, या फिर वो कितना कमाते हैं। तो ये सब सारा कुछ देखा गया था उसमें। लेकिन इसके अलावा कुछ ज़्यादा उतना कुछ मतलब एजुकेशन जैसे इसमें देखा गया था आपका तेंदुलकर कमेटी में, आपका ये भी देखा गया था कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर उसका कितना है, इनकॉर्पोरेट कितना प्राइवेट एक्सपेंडिचर करता है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। फिर प्राइस एस्टिमेशन प्रोसीड्यूर कितना है, कि कमेटी ये भी देखा गया था कि उसमें कि कितना ज़्यादा वो क्या क्या पैटर्न है उसका, मतलब क्या क्या किस प्रकार के प्राइजेस का वो सामान खरीदता है अपना वो, और वो सेवन करता है उसका। तो एक एवरेज निकल के आता है। ये सब जो मापदंड है आपका कंपनीज़ को अपना प्राइजेस भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा काम, जैसे कि जब ये आया था उसके पहले एक टाइम था कि जब कोलगेट जब नया-नया निकाला था, तो कोलगेट मतलब बड़ा ही पैकेट में मिलता था, तो वो बिकता नहीं था उतना इंडिया में, क्योंकि उतना खरीदने की यहाँ पे क्षमता नहीं थी लोगों के पास। तो जब ये सब रिपोर्ट्स जब आया, तो उन्होंने रिपोर्ट ये सब कुछ स्टडी किया, और फिर उसके बाद उन्होंने ₹1 ₹2 का पाउच निकालना शुरू किया था। और उसके बाद फिर पॉन्ड्स और विक्स और ये सब कुछ भी जो है कि एक-एक ₹5-5 का, ₹1-1 का उन्होंने छोटा-छोटा पैकेट निकालने का तैयारी मतलब शुरू करा उन्होंने। और वो उनका जो सेल है वो करीब-करीब 300 से 400% मतलब बूस्ट कर गया। तो ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आप देखिए, और फिर वेलफेयर के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ही। तो तेंदुलकर कमेटी और क्या था इसमें डाउनफॉल, की ये रंगराजन कमेटी को माना नहीं जाता हमारे इंडियन अभी सिस्टम में, क्योंकि ये तो एक फॉर्म हुआ कि एक तो हमने ये बताया कि भाई ये तो आपका कम डायमेंशन जो है वो ज़्यादा नहीं आँका। दूसरा ये भी था कि तेंदुलकर कमेटी जो है 2004-5 के टाइम पे ऐसा रखा था कि अगर कोई ₹33 पर डे कमाता है, तो वो आपका पॉवर्टी लाइन से नीचे है। लेकिन रंगराजन कमेटी जो है वो उसको बढ़ा दिया था, और वो उनका ऐसा कहना था कि अगर कोई 2090 किलो कैल अगर एक दिन में कंज्यूम करता है अर्बन एरिया में, और 2155 किलो कैलोरी अगर यूज़ करता है रूरल एरिया में, क्योंकि रूरल एरिया में थोड़ा सा मजदूरी का काम ज़्यादा होता है खेत वेत में, तो वो है कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। और प्रोटीन फैट तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉवर्टी थ्रेशोल्ड में वो उनका था कि जो ₹47 पर डे से नीचे कमाता है वो है गरीब आपका सिटीज़ में, और ₹32 से नीचे कमाता है अगर अगर विलेज में, तो वो है गरीब आपका। तो इसके वजह से जो है कि 19% हायर हो गया आपका रूरल एरिया में, और 41% जो अर्बन एरिया में लोग हैं वो हो गए हमारे गरीबी रेखा के नीचे। जिसका कुछ-कुछ मतलब लोग कुछ बड़ाई भी किए थे कि चलिए ठीक है, 41% अगर अर्बन एरिया के नीचे है, मतलब कि उतने लोगों को गवर्नमेंट का वेलफेयर वाला जो फ़ायदा है वो सब मिलेगा। कुछ लोग ऐसा कहते थे कि इसका जो है कि सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो सरकार की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और सोशल वेलफेयर सामानों चीज़ों में ही जो ज़्यादा है कि लोग खर्च करने लग जाएँगे, और सरकार को उस थोड़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये इसके अलग-अलग जो है कि मापदंड है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि हाउसहोल्ड हमने समझ लिया कि हाउसहोल्ड के ऊपर जो हम लोग मापदंड रख कर के, और एमआरपी और एमएमआरपी जो है क्या होता है, तो ये सब जो है आपको काम आएगा। और ये आप डाउनलोड करके टेलीग्राम से ये वाला भी जो पीडीएफ है, आप उसको अपने पास रख के, और तो आर्टिकल में हमारा क्या कहता है, आर्टिकल में हमारा ये कहता है कि जो ये लॉकडाउन जो हुआ है उसके अंदर बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब ये तो आप बहुत दिन पढ़ते आ रहे हो कि एलिटिस्ट जो बाइसनेस है हमारी सोसाइटी का, हमारे गवर्नमेंट का, वो हमें इस चीज़ लॉकडाउन में पता चला है। क्योंकि ऐसा सर्वे कहता है कि जो प्रिविलेज लोग थे उनकी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन जो गरीब लोग थे और जो उससे भी गरीब लोग थे उनकी जो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और ऐसा माना जा रहा है कि ये अभी लॉकडाउन की
जो है कि ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, हमारा जो गरीबी रेखा था और ये सब सारा कुछ, क्योंकि लॉकडाउन के पहले 42% और करीब-करीब 56 करोड़ लोग जो थे वो गरीबी रेखा के नीचे थे इंडिया के अंदर। और ये आगे जो है नेशनल सैंपल सर्वे अभी फिर पिछले साल जो है वो अपना सर्वे भी नहीं निकाला था। तो इसके वजह से अब आगे किस प्रकार से क्या स्टेप उठाना है उसके ऊपर भी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास। और सबसे बड़ी बात कि अब जो ये लॉकडाउन आ गया है तो कंजम्पशन तो घट ही गया है कि कितना लोग कितना मतलब यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत कुछ कम ही यूज़ कर रहे हैं। कंजम्पशन लेवल घट गया है, आपका स्पेंडिंग्स घट गया है और इनकम तो आपका घट ही गया है क्योंकि बहुत सारे कंपनीज जो है फिलहाल बंद है। तो पॉवर्टी जो है इसके हिसाब से जो बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। 12 करोड़ जो है कि आपका लॉकडाउन इंड्यूस्ड न्यूली पुअर अर्बन एरियाज में पाए गए हैं, मतलब ऐसा उम्मीद लगाया जाए कि पाए जाएंगे। और 28 करोड़ जो है वो आपका रूरल एरिया में बढ़ने का उम्मीद है। तो करीब-करीब 40 करोड़ लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जाने का उम्मीद है। तो पहले 56 करोड़ था, अभी देखिए 40 करोड़ और बढ़ जाएगा। तो मतलब 96 करोड़ लोग जो है आपका पॉवर्टी लाइन से नीचे जाने की उम्मीद है। और मतलब ऐसा राइटर कहते हैं। तो और फिर वो कहते हैं कि बिफोर 56 था क्या? हाँ, 56 था। और वो कहते हैं कि बिफोर 16% पॉपुलेशन जो था हमारा, वो था आपका कैपिटल कंजम्पशन, उसका एक्सपेंडिचर जो था, वो करीब-करीब मतलब ऐसा था कि वो बस थोड़ा ही सा ऊपर थे वो अपना पॉवर्टी लाइन से। और उस वजह से उनका भी जो है कि प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि आगे चल कर के वो भी जो है पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी आगे चल के झेले, क्योंकि जो पहले से जो गरीब थे वो तो गरीब और हो ही गए हैं, और जो थोड़ा बहुत जो ऊपर थे पॉवर्टी लाइन से उनका भी अभी प्रॉब्लम चल रहा है कि वो भी हो सकता है कि गरीब हो जाएंगे। तो इस सब को बचने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार अभी तक फिलहाल उतना बढ़िया स्टेप्स उठाई नहीं है। सरकार को करना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी नरेगा जो है, उसका जो वेजेस है उसको बढ़ाना चाहिए। उसको कम से कम 20 रुपया भी बढ़ाना चाहिए, 182 से लेके 202 रुपया करना चाहिए। और दूसरा कि जितना वो बंदा वो उनमें एम्प्लॉय करते हैं और जहाँ-जहाँ उनको काम करने में लगाते हैं, उस चीज़ को भी बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ऐसा रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि 25% ज़्यादा जो है वो अभी लेबर डिमांड बढ़ने वाला है। और रिवर्स माइग्रेशन भी अभी फ्यूल होगा, तो वो सिटीज़ में भी जाएँगे, तो वहाँ पे भी जो है कि डिमांड आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गाँव में ही नहीं एम्प्लॉयमेंट गारंटी देना होगा, आपको शहर में भी देना होगा। और ये एम्प्लॉयमेंट जो गारंटी का जो डेज़ है पर मंथ, उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। और करीब-करीब अगले 6 महीने तक ये चीज़ आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ आप जो सोचोगे कि अब सिर्फ़ हम यूनिवर्सलाइज़ेशन ऑफ पीडीएस कर दें, तो उससे ही सिर्फ़ काम नहीं चल जाएगा आपका। क्योंकि यूनिवर्सलाइज़ेशन ऑफ पीडीएस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि अगर आप फ़ोकस नहीं करोगे उसके अच्छे इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो चीज़ आपका कोई काम नहीं आएगा सरकार के। तो क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखा गया था कि सरकार ने तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पीडीएस कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद भी बहुत सारे लोग को नहीं मिल रहा था मतलब राशन। तो दिल्ली की सरकार ने क्या करा था कि उन्होंने करीब वो कर दिया था, फूड कूपन्स देने शुरू कर दिए थे, जिसमें नॉन राशन होल्डर जो कि सिर्फ़ आधार कार्ड से वो लोग अपना जो है खाना ले सकते थे। तो उसके अंतर्गत सोचिए कि 30 लाख से 40 लाख लोग, 3 मिलियन या 4 मिलियन ऐसे कुछ था रिपोर्ट में, कि उतने लोग जो है बाद में उनको भी फिर मिलने लग गया। तो ये सोचिए कि जिनके पास राशन कार्ड, सब लोग राशन कार्ड तो बना के नहीं चलते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था वहाँ पे, तो वो लोग कैसे वहाँ पे सामान ले रहे थे? तो वो लोग उन लोग के लिए जो है कि आधार कार्ड वाला सिस्टम, फूड कूपन वाला सिस्टम जो है वो शुरू किया गया। तो ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो पा रहा है कि नहीं, सबको मतलब जो आप चाह रहे हो वो चीज़ आप लोगों तक पहुँचा पा रहे हो कि नहीं, ये चीज़ आपका इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से हम लोग कोई कोताही नहीं कर सकते हैं कि हमारे जो डाटा है लोकल लेवल पे और वल्नरेबल पर्सन को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनका उनसे जो ड्राइव डाटा है वो अच्छे तरीके से हम लोग एनालाइज़ कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सब हम लोग जो है कि इसके ऊपर कोई भी कोताही नहीं कर सकते। अब जो अर्बन एरिया में है वहाँ पे इकोनॉमी कैसे स्टेबल होगा और जो वर्क डिमांड आपका जो बढ़ कर के आने वाला है उसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि जितने भी जो मास रिवर्स माइग्रेशन जो होने वाले हैं पोस्ट लॉकडाउन, तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी होता था, वैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी भी हम लोग दें। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू हम लोग उनको कम से कम 20 दिन का वर्क वर्क जो है, मतलब हर एक महीने में, जैसे कि अब हर एक महीने में 3-4 तो संडे ही हो जाता है आपका, तो करीब-करीब 6 दिन आपका एक्स्ट्रा खाली रहेगा। और 20 दिन तो कम से कम वो उसको हर महीने जो उसको काम करने का मौका मिले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
का जो भी काम आपका होता है, जैसे कि टॉयलेट बनाना, कंस्ट्रक्शन, पार्क बनाना, कॉमन एरियाज़ में, फिर एफॉरेस्टेशन मतलब वृक्षरोपण, और फिर सोशल फॉरेस्ट्री मतलब अगर देख रेख करना है कहीं पे बगीचा का ये सब, तो फिर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में काम करवाना, पाइप ढोना, या फिर कहीं पे खुदाई चल रहा है वहाँ पे उस चीज़ों काम करना, स्लम डेवलपमेंट, कहीं पे कुछ कुछ भी जो आपका जहाँ पे नाली साफ सफाई करना, जो भी चीज़ है वो सब चीज़ में इनको एम्प्लॉय करना चाहिए, क्योंकि शहर में भी बहुत कुछ काम होता है, सिर्फ आपका रूरल एरियाज़ में ही मनरेगा नहीं काम करेगा, शहर में। दूसरा ये भी बताते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं कि एमएसएमई को बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कि वो वर्कर से करवाना चाहते हैं, इसके लिए स्किल्ड लेबर्स का ज़रूरत नहीं होता है। तो वहाँ पे भी जो है हम लोग इनको सप्लाई करवा सकते हैं, और उसको जो है एमएसएमई को पैसे जो है वो सरकार देगी। तो इससे 2 फ़ायदा होगा, एक तो आपका एमएसएमई के हाथ में पैसे आएगा, और दूसरा कि ये लेबर्स भी जो हैं वहाँ पे एम्प्लॉय हो जाएँगे। तो हो सकता है कुछ मतलब वो ट्रेन ही हो जाए, कि स्किल डेवलपमेंट ही हो जाए वहाँ पे अगर कुछ काम करे वैसा तो। तो इससे क्या होगा कि आपका मतलब गरीब तो वेलफेयर होगा ही, और आपका जो इकोनॉमिकल सेक्टर है, जो आपका कैपिटलिस्ट जो समाज है, उसका भी उठन साथ-साथ होगा। क्योंकि इस प्रकार के इनोवेटिव स्टेप्स अगर आप नहीं लेकर के आओगे, तो नियो लिबरल ग्रोथ जो हुआ था हमारा 1991 के टाइम पे, एलपीजी रिफॉर्म जो आया था, तो उस समय ऐसा देखा गया था कि भारत सरकार जो है वो कैपिटलिस्ट समाज जो है हमारी, जो बड़ी जो इंडस्ट्रियल समाज जो है, उनको ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे रही थी उस टाइम पे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इनको अगर हम ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे, तो आगे चल कर के इनके पास अगर पैसे आएँगे, तो ये और एक्सपेंडिचर करेंगे, और ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएँगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, गरीब जो है वो और ज़्यादा गरीब हो गया, और अमीर जो है वो वैसे ही और अमीर होता गया, और आज के डेट में आपको पता ही है कि 1 और 2% जो है जितना उनके पास इनकम है हमारे देश में, वो नीचे के जो गरीब जो 80% जो समाज है हमारा, उसका तिगुना और चौगुना उनके पास, मतलब सबका मिला के तिगुना चौगुना उनके पास पैसा है। तो ये जो पॉलिसी आपका फेलियर था बिल्कुल, और ये सीरीज़ ऑफ पॉलिसीज़ जो हमारे भारत सरकार का था, वो बिल्कुल उससे जो है कि सोशल सिक्योरिटी जो था वो और भी ज़्यादा बद से बदतर हो गया। और अभी तक हम लोग जो है कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी अभी 18 मतलब 28-23 साल हो गया है, और अभी तक हम लोग उस चीज़ को, जो हमारा जो एजेंडा था, वो चीज़ को एजेंडा को अभी हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ फॉरेन रिलेशन विद द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या-क्या हमारा नेशन इंटरेस्ट था, और इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड, इंडिया चाइना से रिलेटेड, और हम लोग किस प्रकार से उस चीज़ को आज के डेट में अचीव कर पाएँ। तो पीछे अभी कुछ दिन पहले जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गए थे अभी वहाँ पे लद्दाख में, और वो वहाँ पे जाके जो भाषण देकर के आए हैं, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि चाइना का जो नॉन एक्सपेंशनिज़्म पॉलिसी है उनका, तो वो उसको, जो एक्सपेंशनिज़्म पॉलिसी जो है वो उसको रोकना पड़ेगा। चाइना उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन ऐसा जो है हम लोग उसके अंतर्गत हम लोग जो ऐसा लगा रहे हैं, और उसके जस्ट बाद में जो है कि वो एम्बेसी जो है, चाइनीज़ एम्बेसी ने ऐसे ट्वीट किया था कि हम लोग विस्तारवाद हम लोग नहीं मानते, और हम लोग ऐसा चीज़ नहीं करते। हम लोग चाहते हैं पीसफुल नेगोशिएशंस हो, और लैंड बॉर्डर्स जो हैं फ्रेंडली कॉर्पोरेशन के थ्रू वो सब सारा कुछ जो है वो सुलझ जाए। तो इस वाले आर्टिकल को हमारे एम्बेसडर ने एक लिखा है, जो कि पहले यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं, और स्पेशल एनवॉय में भी रह चुके हैं वेस्ट एशिया के, मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में। तो उनका वही कहना है, जो हमने कहा है, जो चाइना जो ये चीज़ माना नहीं कि हम विस्तारवाद हैं, उन्होंने ये चीज़ कहा था चाइना ने उस दिन ट्विटर पे कि हमारे 14 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें से कि 12 के साथ हमारा पीसफुल ट्रीटी साइंड है, नेगोशिएशंस का, बॉर्डर लाइन ट्रीटी का, सिर्फ 2 के साथ नहीं है। तो 2 के साथ नहीं है, और वो ये जो रिप्लाई आया था, तो उसके बाद से ये जो डेलिब्रेशन है, ये सोचा जा रहा है कि क्या ये नरेंद्र मोदी ये चीज़ पहले से जानते थे, या फिर सोचे हुए थे कि भाई ये जो है चाइना का एक्सपेंस वो एक विस्तारवाद, ये एक रिजीम है, या फिर ये कुछ नया अभी वो फ़िलहाल ही लिखे थे अभी लद्दाख और ये सब सारा कुछ देखने के बाद। तो अभी राइटर जो है इसके ऊपर बोलते हैं कि थोड़ा-सा हम डाउन मेमोरी लेन में जाते हैं, और सोचते हैं कि पहले के जो बड़े प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका क्या इसके ऊपर सोचना था। तो सबसे पहले वो इंदिरा गांधी के बारे में बात करते हैं कि जब इंदिरा गांधी को वो बोलते हैं कि मुझे याद है कि उन्होंने एक बार कहा था कि चाइना इंडिया का पाकिस्तान के साथ आगे चल के हो सकता है कि पीसफुल रिलेशनशिप बन जाए, लेकिन चाइना के साथ ऐसा होना बिल्कुल भी, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी हो पाएगा, क्योंकि चाइना का जो है एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, और उसका फॉरेन पॉलिसी बहुत डाउटफुल है। इनफैक्ट सोवियत यूनियन जो था उस समय, उसका भी वो पॉलिसी जो है वो उसको डाउट करती थी। वो कहती थी कि सोवियत यूनियन भी जो है वो उतना ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। और फिर जो है कि बाद में तो उनका यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड रीगन के साथ जो 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 कहा-सुनी हो गई थी इंटरनेशनल स्टेज पे, आपको पता ही होगा।
तो उनको उनका ये था कि फॉरेन पॉलिसीज़ जितने भी हैं वो प्योरली सेल्फिश नेचर हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें अपने इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखना होगा, ऐसा उनका कहना था, ऐसा उनका सोचना था। नेहरू का भी करीब-करीब इतना ही सोचना था। ज़ाहिर है कि वो उनकी बेटी थी तो हो सकता है उनसे हल्का-फुल्का सीखी होंगी, उनकी गलतियों से सीखी होंगी क्योंकि नेहरू चाइना कश्मीर के टाइटल के अंदर जो इस पैराग्राफ में लिखा है, वो ये कहते हैं कि नेहरू कोई एक ऐसा कोई आइडियोलॉजी से वो गाइडेड नहीं थे। हाँ, उनको ये चाहिए था कि उनको ऐसा लगता था कि चाइना जो है उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा और उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वीके मेनन, उनका भी यही मानना था कि चाइना जो है वो धोखाबाजी नहीं करेगा क्योंकि हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस करा था कि वहाँ के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हाँ, हमारे तरफ से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इंडिया के साथ तो हम आपके ऊपर वॉर नहीं करेंगे। तो जिस वजह से वो पीस चाहते थे और उन्होंने ज़्यादा कुछ डेलिब्रेशन नहीं किया। चाइना वहाँ रोड बना रहा था लद्दाख अक्साई चीन जगह में, लेकिन फिर भी इंडिया जो है उसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जब उनका आश्वासन ऐसा आया है तो वो उनके ऊपर भरोसा करके ऐसा गलती कर बैठे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं उन्होंने ऐसा गलती किया था, लेकिन कांग्रेस का जो दूसरा एक जो स्टेप था जो उन्होंने पीस जो जो सीज़ फायर वायलेशन का जो साइन उन्होंने करा था इंडिया पाकिस्तान के साथ जनवरी 1949 में, तो उनको ऐसा नहीं था कि वो यूनाइटेड नेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिए थे या फिर पाकिस्तान को वो समझ लिए थे कि नहीं ये अब आगे चल के जो है ऐसा एग्रेशन नहीं दिखाएगा। ऐसा कुछ बात नहीं था। उनको ये था कि ब्रिटिश जो है वो डुप्लीकेसी अभी भी कर रहा है और अमेरिका जो है उस टाइम पे कश्मीर का पूरा इश्यू जो है वो ब्रिटिश के ऊपर छोड़ दिया था कि आपकी ये पुरानी कॉलोनियल कंट्री थी तो आप ही इस इश्यू को देखिए। तो जिस वजह से और हमारे पास उस समय इतना आर्मी नहीं था कि हम लोग पूरा जो है आपका राजस्थान से लेके कश्मीर तक पूरा चेक करके और लड़ाई कर पाएँ। तो जिस वजह से उनका ऐसा सोचना था और वो उन्होंने सीज़ फायर वायलेशन जो है वो साइन किया था। और ये उस टाइम पे जो है ऐसा सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स कहते हैं कि काफ़ी ठीक रिलेशनशिप था, ये डिसीज़न था, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अंदर था। तो नेहरू का ये पहले भी ऐसा मानना था, उन्होंने ऐसा खुद से लिखा था कि एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे इंडिपेंडेंस से कुछ दिन पहले एल्बर्ट आइंस्टीन को उन्होंने लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि जितने भी जो फॉरेन पॉलिसीज़ होते हैं किसी भी देश के, वो सारे कुछ सेल्फिश नेचर के होते हैं और कोई भी जो देश है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को दिमाग में रखते हुए ही आगे वो सारा कुछ स्टेप उठाता है। इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ऑब्वियसली वो वेस्ट के जितने भी जो आपके कंट्रीज़ हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका है, तो उसके अंतर्गत ही लाई करता है क्योंकि इंडिया को टेक्नोलॉजी चाहिए, इनोवेशन चाहिए। वो सब सारा कुछ सोवियत यूनियन से हमें मिल पाए ये हमें उतना ज़्यादा अभी उम्मीद नहीं है, तो हम अमेरिका से ही ये सब सोच मतलब उम्मीद लगाते हैं कि वो हमें वहाँ से मिल पाए। लेकिन आगे ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने डील साइन कर लिया, मिलिट्री एग्रीमेंट हो गया, तो इंडिया उसके साथ भरोसा करना ठीक नहीं समझा, जिस वजह से इंडिया जो है मजबूरन सोवियत यूनियन की तरफ जाना पड़ा। और उस टाइम पे ये जो ब्लंडर मिस्टेक जो हो गया हमारा कि हमने चाइना को जो मतलब गलत असेस कर लिया था, तो लॉजिकली जो हमारा जो प्रॉब्लम था कि हमने वो सोचा वीके मैनन और वो कहानी जो हमने बताया, तो उसकी वजह से जो है हम आज तक भुगत रहे हैं। अगर उसी टाइम पे जो है हम लोग उस चीज़ को रफ़ा-दफ़ा कर लेते तो हो सकता ठीक रहता आज। दूसरा बात कि पाकिस्तान के साथ हम लोग कैसे ठीक हो सकते थे कि आपको जैसे पता होगा कि हमने वहाँ पे 90,000 प्रिज़नर्स जो थे आपके बांग्लादेश में जो हमने उनको आत्मसमर्पण करवाया था 1971 में, तो उस टाइम पे अगर हम ऐसा करते कि 90,000 प्रिज़नर को हम नहीं छोड़ेंगे आपका, जब तक आप यहाँ पे हमारा पीओके का जो जितना भी हमारा जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको आप खाली नहीं करते हो। अगर हम उनको ऐसा बोल देते, तो हो सकता है कि उस समय अपने 90,000 मतलब प्रिज़नर ऑफ वॉर को बचाने के लिए 90,000 बहुत बड़ा नंबर होता है। उस टाइम पे उतना आर्मी के जवान को खो देना किसी भी ऐसे मतलब उन उस टाइम क्या किसी भी टाइम पे ऐसा इतने सारे आर्मी जवान को वेल ट्रेन्ड जवान को आप सिर्फ़ ऐसे ही छोड़ देना, किसी भी राजनेता के इतनी औकात ही नहीं है कि वो छोड़ दे। तो उस टाइम पे अगर इंडिया नेगोशिएशन कर पाता कि आप हमारा पूरा के कश्मीर जो है वो खाली कीजिए जितना आप ले चुके हो, तो हो सकता है आज का सिचुएशन जो है वो कुछ और होता। फिर उसके बाद वो शिमला एग्रीमेंट भी की थी, उसके अंदर में भी जो कन्विक्शन था उनका, वो ऐसे ही समझती थी कि पाकिस्तान के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, वो अपने कमिटमेंट के साथ जिएगी आगे और उनका जो जितना भी वो जो कही हैं सीज़ फायर वायलेशन नहीं करेंगी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स को मानेंगी, तो उनके प्रॉमिसेस को वो निभाएँगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आगे चल के जो है हम लोग
और भी बहुत कुछ मतलब जो जो एबनॉर्मलिटीज़ जो हम लोग देखे, वो सब सारा कुछ हम लोग तो जानते ही हैं। रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो ऑल इन ऑल क्या निकल के आता है? ऑल इन ऑल ये निकल के आता है कि जितने भी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, वो सिर्फ़ इंटरनेशनल पॉलिसीज़ नहीं हैं, वो कहीं न कहीं आपके डोमेस्टिक पॉलिसी से आपके प्रेरित सारे वो सब स्टेप्स हैं। तो मिस्टर मोदी भी अगर वहाँ पे जो भी चीज़ वहाँ पर बोल कर के आए हैं, तो ये नहीं है कि जैसे वो गलत बोले हैं या फिर वो सही बोले हैं, इसके ऊपर हमें नहीं सोचना चाहिए फ़िलहाल, क्योंकि ऐसा भी हुआ है कि पहले ऐसा हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस के साथ हमने एक डील करा था, जो कि सिविल न्यूक्लियर डील था। तो उस टाइम पे हमारे नेशनल इंटरेस्ट में वो चीज़ था। अब हो सकता है वही सेम गवर्नमेंट आगे चल के यूनाइटेड नेशंस के साथ कुछ और डील करे, तो उस समय कुछ और सर्कमस्टांसेस हो। तो सर्कमस्टांसेस जैसे-जैसे चेंज होते हैं, आपके नेशनल इंटरेस्ट चेंज होते हैं, और जिस वजह से हिस्ट्री, भले ही आप आगे चल के फ्यूचर में आप हिस्ट्री को गलत या सही ठहरा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हर एक जितनी भी गवर्नमेंट इंडिया की आई है और हर एक जितने भी राजनेता हैं, अपने हिसाब से उन्होंने सही करने का कोशिश करा है। तो आगे ये जो स्पीच जो नरेंद्र मोदी ने दिया था, उसका क्या मायने होता है आगे और क्या इफ़ेक्ट होता है, वो भी चीज़ देखने लायक होगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है कि देयर इज़ नो वन टू फिल महालनोबिस शूज़। महालनोबिस हमने डिस्कस करा था कुछ दिन पहले कि उनके नाम पे हम लोग स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। तो ये जो हमारा ये जो हमारा आर्टिकल है, वो जो कोलकाता बेस्ड एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उनके ही प्रोफेसर ने लिखा है। और जो हमने भी थोड़ा देर पहले इस लास्ट के लास्ट आर्टिकल में हमने पूरा डिस्कस किया, एनएसओ, एनएसएसओ, सीएसओ, इन सब के जो मूल फाउंडर संस्थापक आप समझिए कि मैनलोबिस थे। बहुत ही कमाल व्यक्ति थे। इनके बारे में आप पढ़िए कि देखिए, वो बताते हैं ऐसा कि सर्वे एक बार हुआ था, बंगाल में फ़ेमाइन आया था। बंगाल में फ़ेमाइन इतना भयानक फ़ेमाइन था, इतने लोग मरे थे उस टाइम पे कि मतलब माना जाता है कि गंगा के किनारे जितने भी जो घर थे और जितने भी जो गाँव थे और जो फ़ॉरेस्ट था, उसमें दिन भर लकड़ियाँ कटती थीं, और वहाँ पे गंगा किनारे इतनी लाशें जलती थीं दिन भर की लकड़ियाँ डेली कम पड़ जाती थीं, और रात भर लोग लकड़हारे जाके लकड़ियाँ काटते थे और दिन में जो है चिता जलती थी। तो इतना बड़ा फ़ेमाइन आया था उस टाइम पे। और उस टाइम पे जो जो उस समय हमारे जो यहाँ पे ब्रिटिश का साम्राज्य था, तो ब्रिटिश जो है हमें उतना खाना-दाना भी ढंग से प्रोवाइड नहीं करवाता था। अभी देखिए कोविड-19 में कितना सरकार जो है वो मदद कर रही है पीडीएस के। अगर पीडीएस नहीं देती, तो आप सोचिए कि क्या हाल होता। वैसे ही उस टाइम पे हाल हुआ था कि हमें खाना उतना पर्याप्त नहीं मिल पाता था। उस टाइम पे भी जो जो मिडल क्लास थे या फिर जो ठीक-ठाक वर्ग थे, एलिटिस्ट वर्ग थे, वो तो सर्वाइव कर गए थे। लेकिन जो जो नहीं थे, वो लोग बिल्कुल या तो मर गए, नहीं तो फिर उनका जो है कि आपका मतलब करीब-करीब 15-16% जो लोग थे, वो लोग का बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति हो गया था। तो उस टाइम पे इन्होंने एक सर्वे किया था, आपका महालनोबिस ने, और ये जो प्लानिंग, प्रिपरेशन और क्या-क्या चैलेंजेस है हुआ है इस टाइम पे, हम कैसे इसको फेस कर सकते हैं, ये जो इनकी जो जो पूरी जो सर्वे के जो डाटा था, वो संख्या करके एक मैगज़ीन था, उसमें इन्होंने आर्टिकल जो है वो छापा था। और एक और पब्लिकेशन था आपका द एशियाटिक रिव्यू, तो उसमें छपा था, दोनों में एक साथ छपा था 1946 में। तो उसमें उन्होंने बताया था क्या-क्या फाइंडिंग्स उन्होंने दिया कि 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ फेमाइन 1.5 मिलियन पीपल, मतलब करीब-करीब 15 लाख जो लोग हैं, वो लोग, उनका राइस लैंड है, मतलब उनका ज़मीन है, लेकिन फिर भी जो जो फ़ेमाइन है उसके वजह से उनको वो चीज़ गिरवी देना पड़ा, और तब जाके जो है कि वो अपना रहन-सहन कर पाए आगे। उसके बाद 4 मिलियन से ज़्यादा, मतलब 40 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से और नीचे डिटोरिएट कर गए। उसके बाद इकोनॉमिक डिफरेंसेस और भी ज़्यादा बढ़ गई है, और 85% जो फ़ेमाइन में जो लोग थे, उनका स्टेटस क्यों करीब-करीब जितना पहले था उससे थोड़ा बहुत वैसे ही अभी भी है, लेकिन फिर भी उनको भी जो है कि इकोनॉमिक इनर्शिया जो है कि फेस तो करना ही पड़ा है। बंगाल फेमाइन जो है कि सर्वे, वो हमें उस अभी रिमाइंड ऐसा करवाता है कि फ़िलहाल कोविड-19 का सर्वे जो है वो किस प्रकार से हमें और मतलब इफ़ेक्टिव हो सकता है, कि जिस समय उस समय जो लॉस ऑफ लाइवलीहुड और मिलियंस ऑफ जो है लोग, वो इकोनॉमिकल कंडीशन उनका डिटोरिएट हुआ था, तो उस फेमाइन ये जो स्टैटिस्टिक्स डाटा कितना ज़्यादा कारगर साबित हुआ था इंडिया का उसके बाद टैकल करने में वो इश्यू को, वैसे ही अभी भी हमें ऐसा कोई एक डाटा चाहिए, जिसके वजह से हमारा जो ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स
स्टैटिस्टिक्स जो इंस्टीट्यूशन है उसका कितना ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, ये आपको पता लग रहा होगा। और बताते हैं कि महालनोबिस जो है कि कितने ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं आज के डेट में, और क्या-क्या बताते हैं कि उस टाइम पे महालनोबिस ने 1934 में एक सैंपल डाटा जो है वो पूरे वर्ल्ड को उन्होंने दिखाया था, जिसके अंदर जूट फोरकास्ट किया था उन्होंने इंडिया में, और 1934 की बात है। और उन्होंने और फिर उसके बाद वो ट्रस्टवर्दी ऐसे स्टैटिस्टिक्स भी जो बनाते थे, उसमें वो कोशिश करते थे कि कम से कम उसमें या फिर बिल्कुल ना के बराबर उसके अंदर एरर आए। वो कहते थे स्टैटिस्टिक्स सिर्फ़ जो जो जनगणना है वो सिर्फ़ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, वो एक स्टैटिस्टिक इंजीनियर है, और वो सिर्फ़ ऐसा थ्योरी नहीं है कि सैंपलिंग हम लोग ले रहे हैं कहीं-कहीं से और नंबर लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बिल्कुल एक स्टैटिस्टिक इंजीनियरिंग है, जिसके अंदर हम बिल्कुल कोई कोताही नहीं कर सकते, उसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट डाटा और एक्यूरेसी वो कितना ज़्यादा होना चाहिए, उसका इम्पोर्टेंस वो बताते हैं कि एक्यूरेसी इतना ज़्यादा होना चाहिए कि एग्ज़ाम्पल वो देते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जो था हमारा, उसमें वो बताते हैं कि कोई सा भी कहीं पे भी अगर जनगणना या फिर कहीं आपका सैंपलिंग हो रहा है, तो उसमें सरकार को ये करना चाहिए कि वो अपने गुप्तचर छोड़े, गाँव में या फिर जहाँ पे भी वो चीज़ हो रहा है। तो गुप्तचर देखे कि जो आ रहा है आदमी लेने के लिए सैंपलिंग, वो क्या-क्या मापदंड से वो सारा कुछ इकट्ठा कर रहा है, और उसके बाद वो 4, 5, 6, 10 जितने भी जो लोग हैं उनके उन वो लोग सब आपस में मीटिंग करें, और वो लोग एक-दूसरे से पूछे कि आपसे क्या पूछा था? आपसे क्या पूछा था? आपसे क्या पूछा था? तो उससे क्या पता चलेगा कि एफिशिएंसी कितना ज़्यादा है आपके इस डाटा का, वो सब जगह पे सेम चीज़ पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। उसका जो कैलकुलेशन है वो बाद में आप उसको एग्ज़ामिन कीजिए। तो महालनोबिस काफ़ी ज़्यादा ये सब सारा कुछ के ऊपर ध्यान देते थे, और शायद इसी वजह से जो है कि वो आगे चल के आपका बहुत सारे थ्योरीज़ भी लिखे थे, जो कि आज तक जो है हम लोग वो सारा कुछ थ्योरी जो है वो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और उस चीज़ को हम लोग लेकर के आगे चलते हैं। वो उसी के यही जो मानदंड है आपका अर्थशास्त्र का, वो यही सब सारे फीचर्स के ऊपर में वो इंडिपेंडेंट सुपरवाइज़री स्टाफ उस टाइम पे इनकॉर्पोरेट किए थे हमारे एनएसएस में, और उसकी वजह से जो रिलायबल डाटा है हमारे बहुत सारा आया था। शायद वो ये सारा कुछ जो एरर ना आए, और ये सब जो क्रॉस एग्ज़ामिनिंग जो सीन है, वो हो सकता है कि वो पहले फिज़िसिस्ट थे, तो वो फिज़िसिस्ट वाला जो इंस्टिंक्ट था उनका, वो उनका इसमें काम आया था। और वो ये सारा कुछ जो है कि आगे चल के डाटा किस प्रकार से इकोनॉमिकली हम लोग यूज़ कर पाएँ, और नेशनल लाइवलीहुड को इंक्रीज़ करने में हम लोग किस प्रकार से यूज़ कर पाएँ ग्राफ़िकली और सारा कुछ। तो वो हो सकता है ये इनका जो इकोनॉमिक्स कन्विक्शन जो था उनका, वो एज़ अ कन्विक्शन इकोनॉमिक्स थे, तो वो उनका वो सब सारा इंस्टिंक्ट जो है वो काम आया होगा। जो भी हुआ होगा, वो इनिशियल ट्रेनिंग उनका फिज़िक्स में रहा उस वजह से, या फिर उनका इंस्टिंक्ट जो इकोनॉमिक्स का था उस वजह से, जो वो काउंटिंग और मेज़रमेंट का जो एक इनिशिएशन जो हमारे देश में करके गए, उसका आज तक हमारे हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। और उस टाइम पे जो इंटरप्लैनेटरी नेटवर्क ऑफ सब सैंपलिंग किया उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था थ्योरी, वो आज भी जो है हम लोग सैंपलिंग में यूज़ करते हैं। तो अभी अगर महालनोबिस होते हमारे देश में, तो वो क्या कैसे करके सर्वे या फिर सैंपलिंग कर पाते? अभी फ़िलहाल कोविड-19 में आपको पता है कि घर-घर जा कर के सैंपलिंग वैसे लिया जा रहा है, और वो स्किल मैपिंग भी हुआ था आपका यूपी के अंदर। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि कोविड-19 से पहले भी जो आपका एनआरसी और ये सब सारा कुछ का जो मुद्दा था, उस समय भी सैंपलिंग लेना और ये जनगणना करना और ये सब सारा कुछ डाटा वाला जो सीन था, और फिर आपका अभी सोशल मीडिया में डाटा माइनिंग वाला जो चल रहा है इश्यू, तो ये सब से बहुत लोग जो है अपने अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ करने में बहुत डर रहे हैं। इनफैक्ट जो प्रणब सेन है, जो चेयरमैन है आपके स्टैंडिंग कमिटी ऑफ इकोनॉमिकल स्टैटिस्टिक्स के, उन्होंने खुद से अपने एक डायलॉग में उन्होंने कहा था इंटरव्यू में कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रबल है, कोई भी सर्वे सिस्टम का जो है कि डाटा बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट निकाल कर के लेके आना, क्योंकि लोग जो है अपना डाटा जल्दी देते नहीं हैं। तो बंगाल फेमाइन के टाइम पे करीब-करीब 80 फील्ड वर्कर डेथ, मतलब उनकी मलेरिया उनको कॉज़ हो गया था, और उनको ड्रॉप कर दिया गया था पूरे मुहिम से। तो वैसा ही कुछ अभी भी प्रॉब्लम है, कोविड-19 में इतने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं डेली के डेली। तो अभी भी ऐसे ही कुछ तो उस समय भी आप सोचिए, उस समय तो और भी ज़्यादा ग्रेव, अभी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास। उस समय तो हमारे पास ना पैसा था देश में, ना टेक्नोलॉजी था। तो किस प्रकार से इस टाइम इस सिचुएशन में महालनोबिस इस चीज़ को यूज़ मतलब अच्छा सर्वे कर पाते। तो वो राइटर कहते हैं कि हो सकता है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते। कटिंग
क्रॉप कटिंग, कंसंट्रेशन सर्कल वाला टेक्नोलॉजी, या फिर मास्क और सैनिटाइज़र यूज़ करके कुछ अपना फील्ड वर्कर को बताते हैं कि इस प्रकार से आप जो है कि आप सारा कुछ कीजिए, या फिर इन्विजिलेशन और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भिजवाते वो कि किस प्रकार से आपका कितने लोग क्या चीज़ खरीद रहे हैं, और फिर कौन लोग स्कूल में जाते हैं, कितने लोग स्कूल नहीं जाते हैं। वो सब कुछ प्रकार से वो ऐसा कुछ बनाते टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फिर वो बिग डाटा को यूज़ करते कि जैसे मोबाइल्स में, अभी मोबाइल तो सबके पास है, तो उसके अंतर्गत लगा के और ऐप के थ्रू कुछ ऐसे, जैसे अभी हम लोग जो आरोग्य सेतु और ये सब सारा कुछ हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सब से वो लोग कुछ अगर निकालते, तो हो सकता है कुछ भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो निकालते, लेकिन वो कुछ ना कुछ ज़रूर करते, क्योंकि महालनोबिस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से वो कभी भी कतराते नहीं थे। वो ऐसा बताते हैं राइटर कि इंग्लैंड गए थे वो वॉयेज पे, तो वहाँ से वो बायोमेट्रिक का और कंप्यूटर उठा कर के लेकर के आए थे इंडिया में। मतलब घूमने गए थे किसी कामवश, तो वहाँ से भी वो जो है कि उसमें भी वो अपना काम के बारे में सोच रहे थे। 1956 में वो उन्होंने सबसे पहला कंप्यूटर वहाँ से उठा के लेकर के आए थे, और सेकंड जो है वो 1959 में वहाँ से दूसरा कंप्यूटर लेकर के आए थे। तो जो अभी फ़िलहाल किसी भी नेशन का जितने भी पॉलिसीज़ वो फ्रेम करना चाहती है, और वो पॉलिसीज़ सही ढंग से काम करती है या फिर नहीं करती है, नेशनल डेवलपमेंट में, ह्यूमन वेलफेयर में वो अच्छे तरीके से कारगर हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका हार्ट बीट जो है आपका वो प्रॉपर और बिना एरर के स्टैटिस्टिक्स जो आप निकाल कर के लेकर के आते हो, माइनर जो डिटेल्स है उस स्टैटिस्टिक्स में, वही जो है इटर्नल ट्रुथ आपका देश में साबित कर पाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे पास फ़िलहाल ऐसे कोई महालनोबिस के शूज़ में, मतलब उनके जैसा काम करने का कोई ऐसा स्टैटिस्टिक्स और या फिर इकोनॉमिक्स हमारे देश में इस सेंचुरी में अभी तक फ़िलहाल नहीं मिला है। तो ईरान जो है, अभी नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखते हैं, इसमें ईरान कन्फर्म किया है कि सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है उनके न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर। वो लोग कुछ कर रहे थे वहाँ, न्यूक्लियर जहाँ पे बनाते हैं, तो उसमें वो बताते हैं इतना बड़ा ऐसा नहीं हुआ, कोई जान-माल की तो क्षति नहीं हुई, लेकिन इकोनॉमिकल हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, जहाँ पे भी हमारा ये चीज़ स्पेस से हम, आप जैसा कि आप देख सकते हो, इस जगह पे जो है कि वो इस चीज़ को अंजाम दे रहे थे। और पहले हम लोग देख लेते हैं कि ईरान है कहाँ पे। ईरान देखिए, ईरान की जो बाउंड्रीज़ है वो क्या-क्या है। एक साइड पे वो कैस्पियन सी है, और गल्फ़ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ़ है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अरबन सी। तो ईरान और इंडिया के बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो हम एक बार देख, इंडिया ईरान रिलेशनशिप में सबसे पहले तो आप देखिए कि हम लोग का बहुत पुराना रिलेशनशिप है, 1950 से हम लोग जो रिलेशनशिप है, और कोल्ड वॉर के टाइम पे ईरान जो है वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ था, लेकिन हम लोग उसके साथ नहीं थे। उसके बाद में आगे चल के हमारा कुछ थोड़ा बहुत ठीक हुआ, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल उससे बहुत ज़्यादा लेने लग गए थे। मतलब 42 4000 20 425,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे हमारा वहाँ से जो है कि आयात का इनपुट सप्लायर जो है हमारा ईरान है। ऐसा बीच में हुआ था, कुछ कुछ प्रॉब्लम चलते रहता है। जैसे कि कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि हम लोग कहीं और से ऑयल खरीदे थे, तो ईरान ने जो है कि हमारा शिप जो है वो डिटेन कर लिया था। बाद में उन्होंने कहा था कि हम इसको टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उसको डिटेन कर लिए थे, ऐसा हमारा कुछ मंशा नहीं था। और फिर जो ईरान जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जब वो इंटरनेशनल संस्था में वो जब वो अपना रखा था, तो हम लोग इंडिया जो है उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हम लोग उसको अपोज़ किए थे। और ईरान जो है हमारा 1-2 बार मतलब हेल्प भी किया है। जैसे कि इंटरनेशनल अलायंस, मतलब किसी असेंबली में ईरान हमारा, जैसे जब पाकिस्तान हमें हमारा एंटी हमारे खिलाफ जब पाकिस्तान एक वहाँ पे मूवमेंट चला रहा था, तो उस टाइम पे जो है कि ईरान ने हमारा जो है कि वो साथ दिया था। वो सार्क नेशन में भी हमारा जो है कि ऑब्ज़र्वर एक नेशन है, ऑब्ज़र्वर नेशन है, और हम लोग उसका वेलकम करते हैं। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स, करीब 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो ईरान के हमारे यहाँ पे बैंगलोर और पुणे में पढ़ाई करते हैं। और 1990 से लेके अभी तक नॉर्दर्न अलायंस ऑफ अफ़गानिस्तान अगेंस्ट तालिबान रिजीम जो है वो काम कर रही है, जिसके अंदर बहुत ही ब्रॉड बेस में तालिबान गवर्नमेंट जो है अशरफ घनी, और वो जो अशरफ गनी जो है वो आपके अफ़गानिस्तान में, तो वो बैक किए गए हैं आपके यूनाइटेड नेशंस से। तो उसके खिलाफ उनका कुछ ना कुछ वहाँ पे टेंशन चलता रहता है, जिसमें इंडिया जो है वो मीडिएटर का काम करता है। 2010 में सुप्रीम लीडर जो हैं आपके ईरान के, अयातोल्लाह अली खामेनी, वो अपील किए थे मुस्लिम वर्ल्ड वाइड में कि फ्रीडम स्ट्रगल इन जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया उस चीज़ को
इंडिया को वो इंडिया जो है, इंडिया के मतलब ऐसा मुद्दे नहीं है कि इंडिया जैसे उस चीज़ में वहाँ पे कश्मीर का दंगा को बढ़ाने में थोड़ा-सा वो इधर से कुछ बयानबाज़ी किए थे। और फिर उसके बाद इंडिया जो है ईरान का एम्बेसडर जो न्यू दिल्ली में उसको बुला कर के एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, फॉर्मल प्रोटेस्ट वो ज़ाहिर किया था। और ये जो जो कश्मीर कार्ड है वो ऐसे भी खेलते रहते हैं। कुछ दिन पहले जब इंडिया ने अभी इज़राइल का जब नरेंद्र मोदी जब विज़िट कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी ईरान ने कुछ ऐसा कमेंट किया था जम्मू कश्मीर के ऊपर में कि आप जो आपको जो सप्रेस कर रहे हैं उसको उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए और ये वो ऐसा कुछ। तो ये सब सारा कुछ उनका चलता रहता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप में ये है कि हम लोग उसके बहुत बड़े कस्टमर हैं। और ऑयल एंड गैस में ईरान इंडिया जो है वो ईरान से बहुत ज़्यादा जो है कि सामान लेता है। और हमारा एक पोर्ट भी है जो कि ईरान हमें इसलिए भी अपना थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ता है उनके साथ, क्योंकि आपको जैसे पता है कि पीओके हमारे पास नहीं है। तो सेंट्रल इसमें जाने के लिए आपके जो जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पे हमें जाने के लिए ऐसा करना पड़ता है कि पीओके मतलब एशिया में जाने के लिए हमें उनका एक पोर्ट यूज़ करना पड़ता है, आपका ईरान का। तो वो पोर्ट का नाम क्या है, मैं चाहूँगा कि वो पोर्ट इस जगह पे है, बिल्कुल इस जगह पे है आपका पोर्ट, ठीक है। तो वो पोर्ट का नाम क्या है, मैं चाहूँगा कि आप बताओ हमें कमेंट सेक्शन में। वो यहाँ से हमारा पोर्ट जो है वो ये पोर्ट है, और फिर उसके बाद यहाँ से हम अफ़गानिस्तान में एंटर कर जाते हैं। क्योंकि हमारा पीओके जो है वो पाकिस्तान के पास है, जिस वजह से हम लोग यहाँ से जो वेस्ट वेस्ट एशियन जो मिडिल एशियन जो कंट्रीज़ है उसके अंदर हम एंटर नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमें ये वाला रास्ता अपनाना बहुत अनिवार्य हो जाता है, जिस वजह से ईरान से हमारा जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल था। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा डब्ल्यूएचओ के ऊपर लास्ट आर्टिकल है। 2 आर्टिकल को मिक्स करके हम लोग ये आर्टिकल लिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब जो है, अब जितने आर्टिकल्स हैं वो तो आपको करने ही होंगे। अब जिस दिन ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो गया। अगर आप छोड़ोगे तो छोड़ तो नहीं सकते हो, सिर्फ़ आप अब मेंटेन करने के लिए टाइम को। तो हम लोग ये आर्टिकल देखते हैं, लास्ट आर्टिकल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम लोग पहले देखते हैं कि क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है सबसे पहले इसको फाउंड किया गया था आपका 1948 में। और यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेसिफाइड एजेंसी है ये। तो पहले अभी फ़िलहाल आपको पता ही होगा कि प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चल रहा है उसका। इसका हेडक्वार्टर्स जो है, मतलब यूएसए का प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी चल रहा है। अब उसको फंड नहीं देता डब्ल्यूएचओ को। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और 194 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, 150 कंट्री में इसके ऑफिसेज़ हैं, 6 रीजनल ऑफिसेज़ हैं। और इंडिया जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सेंट्रिक है, काहे कि आज इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, और चूँकि हम लोग जो ट्रॉपिकल नेशंस में आते हैं, तो हमारे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। तो मॉनिटरिंग जो है हमारे यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं इसके? ऑब्जेक्टिव्स इसके ये है कि डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन करवाता है अथॉरिटीज़ और इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। और जितने भी वर्क हैं इंटरनेशनल हेल्थ वर्क जो है, उस चीज़ को किसी भी देश में अगर इम्प्लीमेंट करवाना होगा, ख़ास करके डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे चैड और साउथ सूडान और ये सब में जो गरीबी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे भी जो लोग मर रहे हैं भुखमरी से, तो वहाँ पे ये सब का जो यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ ये सब का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये भी है कि मेंटेन करता है ये इफेक्टिवली कोलैबोरेशन आपके यूनाइटेड नेशंस के साथ, और जितने भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, एनजीओज़ हैं वर्ल्ड वाइड के, गवर्नमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं जितने भी, जो कि आपके ये सब सारा कुछ को जो फैसिलिटीज़ है उसको अवेल करवाने में आप मदद होंगे, जिनको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, उन सब के बीच में ये एक लिंचपिन का काम करता है। और प्रोवाइड करता है असिस्टेंस किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी प्रकार के रिक्वेस्ट के ऊपर कि अपना हेल्थ सर्विस अगर उनको इम्प्रूव करने का है, तो वो चीज़ डब्ल्यूएचओ उनको इंश्योर करवाता है। और कोऑपरेशन प्रोवाइड करवाता है सारे साइंटिफिक और प्रोफेशनल ग्रुप्स के अंतर्गत, विच कंट्रीब्यूट टू एडवांसमेंट ऑफ हेल्थ। किसी कहीं पे भी अगर हेल्थ केयर को सुधारना है, तो वो साइंटिफिक और प्रोफेशनल ग्रुप्स जो वर्ल्ड वाइड में जो नेशंस में है, और उनका भी एक अपना पैनल होता है, तो वो उनको वहाँ भेजता है, और वो असिस्टेंट और डाटा जो है कि वो प्रोवाइड करवाते हैं, और टेक्निकल नो हाउ और ये सब कुछ जो है वो एडमिनिस्ट्रेट मतलब इंश्योर करवाते हैं। गवर्नेंस क्या है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में है, जैसे कि health assembly is comprised of delegates representing members. Each member is represented by not more than 3 delegates, one of whom is designated as a member एज चीफ डेलीगेट। मतलब इनका जो गवर्नेंस का जो, अब इतना कुछ नहीं पूछेगा गवर्नेंस का कैसे होता है और उसके अंदर कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। ये क्वेश्चन जो आते हैं वो बेसिकली आपके इंडियन संस्थानों के लिए आता है। जो वर्ल्ड संस्थान होता है उसका ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस आता है। तो अगर फिर भी आपको चाहिए तो आप अपना इस चीज़ को खोल करके पीडीएफ डाउनलोड करके तो आप देख ही सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। फंक्शंस क्या है इसके,
फंक्शंस ये हैं कि हेल्थ असेंबलीज़ का जो है वो पॉलिसीज़ ऑर्गेनाइजेशंस, इसके सारे कुछ जितने भी आपके हेल्थ असेंबलीज़ होते हैं उसके क्या-क्या पॉलिसीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, उसको ये डिटरमाइन करता है। और ये सुपरवाइज़ करवाता है जितने भी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके कितने रिव्यूज़ और कितने उनका क्या बजट होना चाहिए, वो सारा कुछ को सुपरवाइज़ करवाता है, उनके लिए डाटा प्रोवाइड करवाता है और उनको एडिक्वेट वो चीज़ हो पाए या ना हो पाए, उनको कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन सब कुछ वो ये प्रोवाइड करवाता है। फिर इकोनॉमिकल और सोशल काउंसिल के अकॉर्डिंग ही ये सारा कुछ एग्रीमेंट जो है यूनाइटेड नेशंस के साथ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को के साथ में वो मतलब एग्रीमेंट करवाता है। जो भी इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल्स हैं, उसके जो भी आपके नॉर्म्स है, उसके अनुसार ही करवाता है। तो सेक्रेटेरिएट हमने आपको डिस्कस कर ही लिया था कि वो आपका स्विट्ज़रलैंड में है, मुनीच में। हम लोग आर्टिकल के ऊपर आते हैं। इन अ बिड टू कवर द ओन फेलियर्स ऑफ कोविड-19 कंटेनमेंट, जैसे कोविड-19 जो है वो कंटेन करना नहीं कर पाया जो यूएसए, तो यूएसए के प्राइम मिनिस्टर जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने ऐसा एक्सक्यूज़ किया कि चाइना जो है वो सीक्रेटली जो है वो इस चीज़ को डिप्लीट कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चाइना सेंट्रिक हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने ये भी कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब फिलहाल उतना ट्रांसपेरेंट रहा नहीं जितना उनको रहना चाहिए था। और वुहान में जो ब्रेकअप हुआ था आपका चाइना का, जैसा आपको पता है कि जनवरी में डब्ल्यूएचओ ने खुद कहा था कि ये मैन टू मैन जो है वो कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है और ये इस प्रकार से नहीं फैलता है कि मैन टू मैन फैल करके और इतना प्रॉब्लम हो जाए। तो उस समय इंडिया के साथ साथ बाकी दूसरे कंट्रीज़ भी जो काफ़ी रिलैक्स थे, लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है, और चूंकि ये रिलैक्स थे और उतने मेजर्स नहीं लिए क्योंकि उनको पता था कि हो सकता जब डब्ल्यूएचओ बोल रहा है तो भाई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं होगा, तो उस वजह से ये जो जो डिग्री है इसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि दिसंबर 31 चाइना हैज़ अलर्टेड और जून जून 29 रिवाइज टाइमलाइन ऑफ वर्ल्ड बॉडी सर्टिफाइज द फैक्ट दैट टू डिग्री, मतलब दिसंबर से लेके अभी तक में जो आप देख ही रहे हो कि वर्ल्ड वाइड कितने ज़्यादा इसके जो जो इश्यूज़ हो गए हैं। तो इस वजह से वर्ल्ड वाइड जो है सब लोग, सारे जो बड़े-बड़े देश हैं, बहुत लोग बहुत हद तक इस चीज़ को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इनएफिशिएंट मान रहे हैं। और चूँकि वहाँ के जो अभी डीजी जो हैं वो आपके चाइनीज़ ही हैं, तो जिस वजह से भी और जो ज़्यादा उनको जो प्रॉब्लम्स अभी फेस करना पड़ रहा है। लेकिन चाइना जो है शुरू से ही ऐसा कह रहा था जनवरी 3 और इस सब टाइम पे कि मतलब नवंबर से उसके पास पैंडेमिक छिड़ा हुआ है, लेकिन जनवरी 3 में वो कह रहा था कि हमारे यहाँ पे कुछ निमोनिया के ज़्यादा साइंस आ रहे हैं। आपने भी सुना होगा न्यूज़ में कि वो ऐसा कह रहे थे कि निमोनिया के ज़्यादा सीन्स आ रहे हैं और पता नहीं चल रहा है कि कैसे डेथ हो जा रही है। और फिर ऐसा आगे रिपोर्ट में कहते हैं कि 20 जनवरी तक आपको पता चल चुका था यहाँ चाइना में कि वहाँ पे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इससे हो रहा है, लेकिन ग्लोबल नेटवर्क में इस चीज़ को पता नहीं किस कारणवश जो है चाइना इस चीज़ को छुपाया और जनवरी 30 को इनफैक्ट जो है हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया और इंटरनेशनल कंसर्न्स के लिए। और उस समय तक डब्ल्यूएचओ चाइना को प्रेस कर रहा था कि वो जो है कि अपना स्टैंडर्ड्स बुक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है अपने ट्रांसपेरेंसी का, और काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वो पास कर रहा है। तो ये एविडेंट है, मतलब ठीक है आपके पास नवंबर तक वो सारा कुछ आपके पास आ चुका था, आप उसको दबाने को उसके, लेकिन फिर भी अगर वो वर्ल्ड लेवल पे अगर वो अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाता चाइना को, तो फिर आज जो इतने सारे जो लाइव्स जो डेंजर में है और इतने सारे वर्ल्ड में जो लाइवलीहुड्स जिनका जो डिस्ट्रॉय हुआ इकोनॉमी में, तो वो सब सारा कुछ नहीं हो पाता। चाइना मतलब बिल्कुल एविडेंट है ये चीज़ से कि चाइना 2002 में जो सार्स आउटब्रेक हुआ था उसमें भी बहुत सारे लोग जो जान गए थे, जापान, कोरिया और चाइना सब जगह पे ज़्यादा हुआ था ये सब सारा कुछ, यूरोपियन नेशंस में भी कुछ में हुआ था। तो उससे कोई भी ये चीज़ सीखा नहीं है चाइना, और बिल्कुल इस चीज़ को दरकिनार कर दिया, सॉरी। तो नेक्स्ट आर्टिकल इसी में डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड है। तो डब्ल्यूएचओ अब दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो डब्ल्यूएचओ जो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो दूसरे साइंटिस्ट जो हैं जैसे कि 239 साइंटिस्ट इन 32 कंट्रीज, उन्होंने ये चीज़ का दावा किया है कि ये जो कोविड-19 है वो एयरबॉर्न है, एरोजोल के थ्रू पास करता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी रूम में अगर कोई छींक दिया या फिर खांस दिया, तो एरोजोल क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स जो आपके जो होते हैं हमारे इसमें वातावरण में, तो उसके आसपास थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता है, तो वो हम जैसे ही छींकते हैं या फिर खांसते हैं तो हमारे बॉडी का जो एयर पार्टिकल है या फिर जो हमारे जो जो थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर बाहर हमारे नाक के थ्रू या फिर मुंह से कुछ निकलता है, तो वो एरोजोल जो है उसको सोख लेता है। अब फिर बाद में जो हम लोग, जैसे आपने देखा होगा धूप के टाइम, धूप से जो जो छन कर जो धूप आती है तो घर के अंदर, तो बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स उसके अंदर दिखता है, तो वही सब सारा कुछ जो है एरोज़ोल का है, मतलब वो ऐसे ही वही होता है एरोज़ोल।
तो वो बाद में क्या है कि वो उसमें रह जाता है और वो जल्दी सेटल डाउन नहीं होता है, उसमें पानी रह जाता है। तो फिर बाद में कोई अगर हमारे रूम में वो वहाँ पे कोई आता है, तो फिर वो अगर वो इन्हेल कर लिया वो एरोज़ोल पार्टिकल्स, तो उसको भी जो है कोविड-19 हो जाएगा। और फिर बाद में उसके इम्यूनिटी के अनुसार उसको अगर अगर इम्यूनिटी अच्छा है तो उसको माइल्ड होगा, अगर इम्यूनिटी थोड़ा ख़राब है तो उसको हो सकता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो है बहुत सारे साइंटिस्ट जो है 200 से ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर, और अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला है कि हाँ एरोज़ोल से भी होता है। वो अपना लेटेस्ट जो उसका जो आया है अभी कुछ दिन पहले 29 जुलाई को भी जो उसने एक संबोधित किया है अपने जो वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, सबको कि क्या-क्या आपको करना चाहिए, असेसमेंट लेना चाहिए आपको। तो उसमें यही बोल रहा है कि 1 मीटर जो है यानी कि 3.3 फीट जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखो, और ये जो फैलता है वायरस वो छूने से या फिर आपका जो 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 अगर लिक्विड पार्टिकल है, थोड़ा कफ और ड्रॉपलेट्स जो है स्नीज़ और ये सब से, तो वो सब से ही जो है आपको कोविड-19 होता है और उसके अलावा कोई चीज़ से नहीं होता है। तो जिस वजह से बहुत सारे डॉक्टर जैसे कि डॉक्टर मिचेल ऑनस्ट्रॉम इन्फेक्शन डिज़ीज़ एक्सपर्ट हैं, और भी 3-4 डॉक्टर्स के नाम दिए हैं यहाँ पे। ये सब नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये जानना है कि ये एरोज़ोल से भी होता है। तो इसके प्रिवेंशन में क्या है? प्रिवेंशन में यही है कि आप जिस भी रूम में रहो, और डॉक्टर्स भी अगर जिस भी रूम में अगर वो ऑपरेशन कर रहे हैं या फिर कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वो रूम ऐसा हो कि वो वेंटिलेटेड, प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड हो, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को जो है कि वो वहाँ पे वो ऐसा ऐसा हो कि वो चीज़ मतलब खिड़की के बाहर जा सके, वो सारा कुछ ऐसा जगह पे ही सब कुछ हो। और जो 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 मास्क भी लगाते हैं, वो N95 मास्क, रेस्पिरेटरी मास्क जो है वो उसका बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया है। अब उसके बिना जो कोई भी डॉक्टर या हेल्थ वर्कर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अभी जब ये चीज़ को नहीं पता है किसी को कि वो एरोज़ोल से होता है कि नहीं होता है, लेकिन बहुत लोग दावा कर रहे हैं, तो ये चीज़ के ऊपर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ़िलहाल। तो वोकैब्स में आज हिंदू में क्या-क्या है? वो ओपेक मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट, क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ समथिंग, जैसे ग्रुप ऑफ कोई पीपल हो गया, ग्रुप ऑफ कोई सामान हो गया, वो हो गया। फोर्थ कमिंग मतलब जो आने वाला है फ्यूचर में। स्ट्राइकिंग मतलब अवॉइड वर्क ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली द डिफिकल्ट एंड प्रेजेंट। रिवेरेंशियल मतलब स्लो शोइंग और हैविंग लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।